मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत केस सीबीआई को सौंपा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर फैसला सुना भी दे। सुशांत केस सीबीआई को सौंपे जाने पर सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश की। इसमें सुशांत के पिता रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। सीबीआई ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। कोर्ट में एक तरफ जहां सुशांत के पिता सीबीआई जांच की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं रिया चक्रवर्ती की तरफ से इसका विरोध किया गया। सुशांत के पिता की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच गलत दिशा में है। तो रिया ने दलील दी कि इस केस में राजनीति हो रही है। इसके बाद सुशांत के पिता ने कहा कि मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने पटना में करवाई, जिस पर रिया की तरफ से कहा गया कि पटना पुलिस ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर दर्ज कर सकती है। सुशांत के पिता ने कोर्ट को बताया कि जांच में मुंबई पुलिस से पटना पुलिस को मदद नहीं मिली। तो रिया की तरफ से दलील दी गई कि मुंबई पुलिस जब जांच कर रही है तो फिर पटना पुलिस क्यों करेगी। सुशांत के पिता ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने को सही माना। तो वहीं रिया की तरफ से कहा गया कि पटना पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से केस सीबीआई को दिया। सुशांत के पिता की कोर्ट में दलील है कि रिया खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। तो रिया की तरफ से कहा गया कि सीबीआई को नहीं बल्कि केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करना चाहिए। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने है। दोनों की तरफ से भी कई दलीलें दी गई। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि मुंबई पुलिस इस केस की शुरू से जांच कर रही है। तो बिहार सरकार का कहना है कि पिता की शिकायत पर पटना पुलिस ने जांच शुरू की। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि जांच का अधिकार सिर्फ मुंबई पुलिस को। तो बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि जब एफआईआर पटना में हुई तो जांच का अधिकार भी पटना पुलिस का ही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि बिना राज्य सरकार को बताए सीबीआई को केस कैसे दे दिया गया। तो इस पर बिहार सरकार ने दलील दी कि मुंबई पुलिस की मदद नहीं मिलने की वजह से केस सीबीआई को दिया गया। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि केस सीबीआई को दिया जाए। तो बिहार सरकार ने कहा कि सुशांत के खाते से काफी पैसे निकाले गए, तो जांच सीबीआई ही करे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिहार चुनाव की वजह से सुशांत केस पर सियासत का आरोप लगाया। तो बिहार सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अपनी दलीलें पेश की हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सुशांत केस की जांच उसे ही करने दी जाए। सीबीआई ने कहा कि जब कोई भी राज्य कोई केस भेजता है तो जांच का अधिकार सीबीआई का होता है। सीबीआई ने बिहार सरकार की सिफारिश का हवाला देते हुए जांच करने की बात कही। यही नहीं, सीबीआई ने ये दलील भी दी कि मामला कई राज्यों में फैला है, इसीलिए सीबीआई को जांच करनी चाहिए। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सुशांत केस में मुंबई में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए मुंबई पुलिस की 56 लोगों से पूछताछ की कानूनी अहमियत नहीं है। साथ ही दलील दी कि मुंबई में जब एफआईआर ही नहीं है तो सीबीआई को मुंबई में जांच से रोका नहीं जा सकता है। सुशांत केस की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और रिया चक्रवर्ती से सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती से भी सवाल पूछा कि वो तो पहले खुद ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, फिर अब इस पर आपत्ति क्यों कर रही हैं। बेंगलुरु में विवादास्पद पोस्ट पर 2 दिन पहले भड़की हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की भी मांग की, जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने बेंगलुरु में भी प्रदर्शन किया और 2 दिन पहले भड़की हिंसा पर विरोध जताया। हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं, पीएफआई और एसडीपीआई को निषेधित करना, उनके पदाधिकारियों को उनको अरेस्ट करना, जेल में डालना। बेंगलुरु के अलावा शिवमोगा में भी बेंगलुरु हिंसा के विरोध में धरना दिया गया। इसके अलावा मंगलुरु में भी बजरंग दल के नेता सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शनों के बीच बेंगलुरु के जिन इलाकों में हिंसा भड़की थी, वहां रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को फ्लैग मार्च करते हुए देखा गया। 146 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनकी इंट्रोगेशन भी अभी चालू है। इसमें से 2 लोग एसडीपीआई के मेंबर्स हैं। तनाव को देखते हुए बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में 15 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई। धोनी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया।
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो नेगेटिव आया। इसके बाद धोनी यूएई में होने वाले आईपीएल के लिए जल्द अपनी टीम के ट्रेनिंग कैंप से जुड़ सकते हैं। दावा किया गया कि मध्य प्रदेश के रीवा में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान एक शिक्षक ने खुदकुशी कर ली। इस मामले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर शिक्षकों की अनदेखी का आरोप लगाया, जबकि राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से बजट सत्र न होने पर शिक्षकों के वेतन में देरी की बात मानी। 3 महीने से वेतन प्राप्त न होने के कारण इतना तनावग्रस्त हो गए, कर्ज में डूबे हुए थे। दिल्ली के बुराड़ी में कुत्ते को बाहर घुमाने पर विवाद हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक आदमी पर बैट मारकर हत्या का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की महिला ने इल्जाम लगाया कि आरोपी पड़ोसी छेड़छाड़ भी करता था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अक्टूबर में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच टेस्ट और T20 सीरीज खेली जाएगी। यूपी के कानपुर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे में 2 महिलाएं दब गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गई, जिसके बाद मलबे में दबी दोनों महिलाओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में खुदाई करने वाली एक मशीन मलबा हटाने के काम में जुटी दिखी। 2 लोगों की सूचना मिल रही है, एक बुजुर्ग महिला है और एक नौजवान बेटी है, दोनों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी लाउड स्पीकर की मदद से लोगों को हादसे वाली जगह से पीछे हटने की अपील करते नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में पुलिस अधिकारी आने जाने के लिए रास्ता खाली करवाने के लिए कहते सुने गए, ताकि बचाव के काम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये सारा रास्ता खाली करवाइए, गाड़ियां हमारी पीछे हटवाइए। हादसे का पता चलते ही वहां समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंच गए। एजेंसियों के सामने अब रिया की ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक और सुशांत के साथ फ्रांस में थी। फिर 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए तीनों स्विट्जरलैंड चले गए। 11 अक्टूबर को रिया अपने भाई और सुशांत को लेकर केवल 1 दिन के लिए दोबारा फ्रांस पहुंची। 11 तारीख को ही फिर से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गई। स्विट्जरलैंड में भी तीनों केवल 2 दिन के लिए ही रुके। इसके बाद 13 तारीख को स्विट्जरलैंड से निकलकर इटली गए। 21 तारीख तक तीनों इटली में रुके। यही वो वक्त था जब इटली में होटल के एक कमरे में सुशांत की एक पेंटिंग देखकर डरने वाली घटना रिया ने बताई। अब जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि स्विट्जरलैंड से लौटकर केवल 1 दिन के लिए रिया फ्रांस क्यों गई और फिर फ्रांस से दोबारा स्विट्जरलैंड उन्हें क्यों जाना पड़ा, जबकि वो पहले ही 2 दिन स्विट्जरलैंड में बिता चुकी थी, क्योंकि इसी दौरे के बाद से सुशांत के साथ भूत प्रेत की घटनाओं को जोड़ा जाने लगा था। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने के बाद गहलोत सरकार आज ही विश्वास मत प्रस्ताव लाएगी। सीएम गहलोत की कोशिश है कि विश्वास मत प्रस्ताव लाया जाए और उसके जरिए अपनी सरकार को सुरक्षित दिखाया जाए। कल हुई विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि विश्वास मत लाकर वो लोकतंत्र को बचाएंगे और विपक्ष के छक्के छुड़ा देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नाराज विधायकों से भी पिछली बातें भूलकर एक साथ आने की अपील की है। हम लोग सब एकजुट हैं। किसी से शिकायत मुझसे हो सकती है तो मैं कोशिश करूँगा दूर करने। किसी शिकायत मंत्री से हो सकती है, मंत्री दूर करेंगे, वो बात जल्दी करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य है डेमोक्रेसी बचाना और आप लोग सब डेमोक्रेसी वाले के रूप में काम करो। असेंबली के अंदर एकजुट रहना हम लोगों को, छक्के छुड़ाने विपक्ष को हम खुद विश्वास का मत लेके आएंगे और उनको बता देंगे कि कांग्रेस की ताकत है। इससे पहले कल राजस्थान में 34 दिन तक चले सियासी संकट के बाद सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथ मिला लिए। इसी के साथ सचिन पायलट एक बार फिर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए, जिसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया। पूरे 34 दिन बाद सीएम आवास पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। इस बीच दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के घर पर ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें दावा है कि पायलट गुट के सभी विधायक शामिल हुए। इस बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाकर राजस्थान का सियासी संकट टलने का भी इशारा किया। ये फ्रेंडली मैच था, ना कोई हारा ना कोई जीता, सब एक हो गए। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? ईश्वर और हाईकमांड।
हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि राजस्थान का सियासी संकट अभी टला नहीं है। ये सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने हाथ तो मिला लिए, लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे? 48 घंटे के कुल मिला करके जो हाई वोल्टेज ड्रामा था, इसको देख करके मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई स्थिति में परिवर्तन हुआ है और उसके बाद में स्थायित्व का कोई कारण बन रहा है। मॉरिशस में तेल का रिसाव रोकने के लिए लोगों ने अपने बाल दान किए। वहां के समंदर में हजारों टन तेल से भरे एक जहाज से रिसाव होने के बाद से ही लोग इस समस्या से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। और इसी कड़ी में कई लोगों ने अपने बाल दान किए ताकि उनकी मदद से तेल के रिसाव को रोका जा सके। लोगों के बाल रिसाव रोकने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और जैसे ही इसकी खबर लोगों को पता चली, राजधानी पोर्ट लुई के अलग अलग सैलून में भीड़ जुटने लगी। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने बाल कटवाए। Nous venons de recevoir donc 500 kilos de poils de pinceau naturels. कटे हुए बालों को एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर उन्हें कपड़ों में भरकर उस जगह भेजा गया जहां यह हादसा हुआ है। ओलंपिक्स के लिए भारतीय तीरंदाजों का ट्रेनिंग कैंप इसी महीने शुरू होगा। भारतीय तीरंदाजों का ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए इसी महीने ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा। पुणे में इस कैंप के आयोजन से पहले सभी खिलाड़ियों और कोच को 14 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। रूस की बनाई कोरोना की वैक्सीन की WHO जांच करेगी। 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना का टीका बनाने का दावा किया था और इसका पहला इंजेक्शन पुतिन की बेटी को दिया गया था। मध्य प्रदेश के गुना में सांप के काटने के बाद एक आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद मरने वाले इस आदमी के परिवार वालों ने अस्पताल में झाड़ फूंक शुरू करवा दिया ताकि झाड़ फूंक से आदमी को जिंदा किया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को दवाई का नाम साफ और बड़े अक्षरों में लिखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि डॉक्टरों की लिखी कई रिपोर्ट और दवाओं के नाम पढ़ने में मुश्किल होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। सुनील ग्रोवर मुंबई में CISF के कार्यक्रम में शामिल हुए और जवानों को मास्क बांटे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में कॉमेडी भी की। एज ए डॉक्टर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोग इसी तरह काम करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत मालदीव की दोस्ती को हिंद महासागर की तरह गहरा बताते हुए कहा कि वहां की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत अपना सहयोग जारी रखेगा। पीएम मोदी का ये बयान मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की उस प्रतिक्रिया के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत की मदद के लिए आभार व्यक्त किया था। भारत ने गुरुवार को मालदीव में महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना के लिए $40 करोड़ की कर्ज सुविधा और $10 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की। लद्दाख में LAC पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने अब डोकलाम में अपनी तैयारी तेज कर दी। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया रोड के हवाले से खबर है कि चीन ने हाल ही में वहां पर सर्वेलेंस के लिए 2 सिस्टम लगाए हैं, जिनके जरिए भारतीय सेना की हर हलचल पर नजर रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही सिंचला दर्रे के करीब एक हाईटेक कैमरा भी लगाया गया। इसके अलावा चीन ने वहां पर सड़कों की मरम्मत का काम भी तेज कर दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि चीन तिब्बत के होतान एयरबेस पर 2 नए रनवे बना रहा है, जबकि लुंग कैंप के पास नए हेलीपैड भी बनवाने की बात सामने आई थी। आज गहलोत सरकार विश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसके लिए बीएसपी ने एक बार फिर से अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। बीएसपी की तरफ से अपने विधायकों के लिए जारी व्हिप में कहा गया कि विधानसभा में किसी भी कार्रवाई या फिर विश्वास प्रस्ताव के समय कांग्रेस के खिलाफ वोट किया जाए। इसके साथ ही पार्टी ने विधायकों को चेतावनी भी दी है। पार्टी का कहना है कि व्हिप का उल्लंघन करने पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसे कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। थाईलैंड में फेरबदल के बाद बनी नई कैबिनेट ने राजा के सामने शपथ ली। वहां राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू होने के बाद कैबिनेट के ज्यादातर सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कुछ दिन बाद नई कैबिनेट के सदस्यों ने राजा महावजीरलॉन्गकॉर्न के सामने शपथ ली। ये शपथ समारोह शाही महल के एक बड़े से कमरे में हुआ, जहां प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के बाकी सदस्य एक कतार में खड़े नजर आए। कुछ देर बाद राजा अपनी रानी के साथ वहां पहुंचे, जिनका सभी ने झुककर स्वागत किया। राजा की इजाजत के बाद शपथ लेने का कार्यक्रम शुरू किया गया। शपथ समारोह के बाद राजा अपनी पत्नी के साथ एक बौद्ध मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने बौद्ध रीति रिवाजों के मुताबिक पूजा की। राजशाही के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद राजा पहली बार लोगों के सामने आए थे। इस दौरान लोग भी जमीन पर लेटकर उनका सम्मान करते दिखे।
यूपी के मेरठ में किन्नरों के 2 गुट बीच सड़क पर भिड़ गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि एक मकान पर कब्जे को लेकर किन्नरों के दोनों गुटों के बीच पहले विवाद शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। वहां से आई एक तस्वीर में कई किन्नर दूसरे पक्ष के किन्नर को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। कोई उसे बालों से पकड़कर मारता नजर आया, तो कोई उस पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे बरसाता रहा। मारपीट से पहले वहां किन्नरों के एक गुट ने जमकर हंगामा किया। इस बीच वहां दूसरे गुट के 2 किन्नर जमीन पर बैठे नजर आए, लेकिन अगले ही पल किन्नरों के एक गुट ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, मारपीट के समय उनके कपड़े तक फाड़ दिए। सड़क पर किन्नरों के इस बवाल की वजह से वहां लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोग मारपीट में शामिल किन्नरों को समझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन ज्यादातर लोग दूर से सिर्फ तमाशा देखते रहे। एक महिला तो इस पूरी घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाती रही। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से जूझ रहे लोगों ने जेडीयू विधायक को बंधक बनाकर खूब हंगामा किया। लोगों ने अपने इलाके में बाढ़ की समस्या और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन की नाकामी का आरोप लगाया। और इन मुद्दों पर जेडीयू के विधायक शशि भूषण हजारी को कई घंटों तक घेर कर रखा। गुस्साए लोगों के तेवर देखकर विधायक की बोलती बंद हो गई। विधायक बन गए, सवाल का जवाब ही नहीं है। लोगों ने पोस्टरों के जरिए उनके खिलाफ कई आरोप भी लगाए और उनके सामने ही नारेबाजी की। इसके बाद लोगों ने उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने के लिए कहा, लेकिन विधायक ने बात को टालने की कोशिश की, जिस पर लोग और भड़क गए। अगर वहाँ नहीं जाएगा, चक्का पूरा गाड़ी का शीशा सब फोड़ देंगे। इस पूरे हंगामे का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने इसे स्थानीय मुद्दा बताकर सरकार को बचाने की कोशिश की। सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है, सरकार के प्रति नाराजगी नहीं है, नाराजगी इस विधायक के प्रति है। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया। एक दिन पहले इंटरनेट पर रिलीज किए गए महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने यूट्यूब पर डिसलाइक का रिकॉर्ड बना दिया। यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को पसंद या नापसंद करने के बटन दिए जाते हैं और सड़क 2 के ट्रेलर पर अब तक करीब 80 लाख लोगों ने डिसलाइक का बटन दबाया, जबकि ट्रेलर को पसंद करने वालों की गिनती 4.5 लाख की है। सुना था कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है, आज देख लिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद ये महेश भट्ट की पहली फिल्म है। माना जा रहा है कि डिसलाइक के रिकॉर्ड की वजह सुशांत केस के बाद नेपोटिज्म पर छिड़ी बहस है। यूट्यूब पर दिए कमेंट्स के विकल्प का भी लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। लाखों लोगों ने फिल्म पर कमेंट लिखे और डिसलाइक करने के पीछे नेपोटिज्म को वजह लिखा। महेश भट्ट की इस फिल्म में आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के साथ संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर भी हैं। चला ना गोली, चला। सबसे अहम बात यह है कि फिल्म का ट्रेलर उस वक्त जारी हुआ जब संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर की खबर सामने आई। कुछ लोगों ने तो डिसलाइक करने के बाद कमेंट्स में संजय दत्त के लिए सॉरी भी लिखा। चीन के दक्षिणी प्रांत हाइनान में तस्करों के कब्जे से छुड़ाए गए कछुओं को फिर से समंदर में छोड़ दिया गया। बताया गया कि बीते दिनों तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर हाइनान से 70 और जियांगसू से 29 कछुए छुड़ाए गए और इन कछुओं को फिर से समंदर में छोड़ने के लिए पानी के जहाज से ले जाया गया। इस मौके पर प्रशासन के लोग कछुओं को पानी में डालते दिखे और जैसे ही कछुए पानी में पहुंचे वो पहले की तरह तैरते नजर आए। बताया गया कि तस्करों की जांच के दौरान ये सभी कछुए मिले, जिनमें कई संरक्षित प्रजाति के निकले जिन्हें मारने पर रोक है। कुछ कछुओं को तो बचाव टीम के लोग पानी में डालते दिखे, जबकि कई कछुए पानी देखकर खुद ही समंदर में उतर गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात 5 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर हत्या समेत 17 केस दर्ज हैं और पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में जुटी थी। भागने की नियत से उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ है और दूसरे व्यक्ति फरार होने में सफल हो गए। उसके लिए टीम लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक 2 कारों को टक्कर मारती दिखी। हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक बस के खाई में गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। यूपी के संभल में एक दारोगा को एंटी करप्शन की एक टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के बांदा में करंट लगने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे घर से खेत जा रहे थे। उसी बीच रास्ते में पड़े बिजली की तार पर पैर रखने से दोनों की जान चली गई। ट्रेनों में भीख मांगने को अपराध बताने वाले कानून में बदलाव किया जा सकता है। खबरें हैं कि भारतीय रेल अधिनियम 1989 में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने अपने इस प्रस्ताव में ट्रेनों में भीख मांगने को अपराध बताने वाले कानून को बदलने की मांग की। अगर इस प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर भीख मांगना अपराध नहीं रहेगा। हालांकि अभी ये एक प्रस्ताव ही है, मतलब ऐसा कोई फैसला लागू नहीं हुआ है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रेलवे ने अपने प्रस्ताव में ट्रेनों में सिगरेट पीने के नियमों में भी बदलाव करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सिगरेट पीने पर जेल की सजा का प्रावधान खत्म करने और केवल जुर्माना वसूलने का जिक्र भी प्रस्ताव में किया गया है, जिस पर अब केंद्र सरकार की तरफ से विचार किया जा सकता है। रेलवे के प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है और कानून में बदलाव होता है तो सूत्रों के मुताबिक ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में भीख मांगना अपराध नहीं रह जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार हो रही बारिश की वजह से 50 साल पुरानी इमारत अचानक जमींदोज हो गई। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने वहां रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। तो 50 साल पुरानी ये इमारत जमींदोज हो गई। लोग काफी ज्यादा इसमें परेशान दिखाई दिए, दहशत से भरे दिखाई दिए। हालांकि भारी बारिश होती रही कई घंटों तक, जिसकी वजह से इमारत गिरी, लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन ये इमारत 50 साल पुरानी थी और उसके बाद आप देखिए आसपास के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए। इस घटना ने वहाँ रहने वाले लोगों को दहशत में ज़रूर डाल दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार हो रही बारिश की वजह से 50 साल पुरानी इमारत अचानक जमींदोज हो गई। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने वहां रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। और इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर पूरी इमारत मलबे में तब्दील होती दिखी। जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त वहाँ कई लोग मौजूद थे, जिन्हें इस घटना ने खौफ से भर दिया। इमारत के गिरने के बाद वहां धूल का गुबार छा गया और जब गुबार हटा तो वहां हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा नजर आया। अच्छी बात ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि पुरानी होने की वजह से इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था। नगर पालिका कर्मचारी जो है उसका आवेदन लेके जो है पंचनामा बनाने के लिए आए हुए थे। उनके सामने ही बिल्डिंग चूंकि जर्जर हो चुकी थी और बारिश हो रही है 2 दिन से, उस कारण उनके सामने ही बैठ गई सीधे सीधे। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। एहतियातन इमारत के पास से गुजरने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। इमारत के गिरने की वजह से आसपास के दूसरे मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिससे उन पर भी अब गिरने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के सूरत में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग ने भी सूरत समेत दक्षिण गुजरात के कई जिलों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसने सरकार और एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि दक्षिण गुजरात के कई जिलों में पहले से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सूरत में तो लगातार हुई बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ का रूप ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक झुग्गी बस्ती में कमर से ऊपर तक पानी भरा दिखा। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भर गया, जिससे वहां कई गांवों का संपर्क टूट गया। रिहायशी इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए। सामने आई तस्वीरों में कई मकान बारिश के पानी से घिरे दिखे। सूरत में यह हाल भारी बारिश की चेतावनी से पहले है, जिसकी वजह से वहां लोग काफी डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के नेशनल हाईवे पर हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज में हाईवे पर एक के बाद एक गाड़ियां और ट्रक आते दिखे। इसी बीच एक साइड रोड से कुछ गाड़ियां हाईवे के दूसरी तरफ जाने के लिए आती दिखी। कुछ गाड़ियां और ट्रकों के वहां से गुजर जाने के बाद एक एक कर 2 गाड़ियां सड़क पार करने के लिए बढ़ने लगी। तभी हाईवे पर आ रहे गिट्टियों से लदे एक ट्रक ने पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी, फिर दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए पलट दिया। ट्रक के पलटते ही उस पर लदी गिट्टियों ने कार को पूरी तरह से ढक लिया। हाईवे पर हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ये घटना और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आप देखिए कि पहले सामान्य था सब कुछ यहाँ पर, लेकिन अचानक से
ये गिट्टियों से भरा ट्रक जो कि एक गाड़ी को टक्कर मारता है और जो गिट्टियां थी ट्रक में वो उस गाड़ी को पूरी तरीके से ढक लेती हैं और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। आप देखिए, सब कुछ सामान्य था, पीछे से एक ट्रक आता है और एक गाड़ी जो कि रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी बीच ट्रक और गाड़ी की टक्कर होती है, ट्रक का संतुलन बिगड़ता है और जो उसमें गिट्टियां लदी हुई होती हैं वो सारी की सारी कार के ऊपर गिर जाती हैं। अमेरिका के अटलांटा से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया। वहां एक अस्पताल के बाहर खड़ी मर्सिडीज बेकाबू होकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गई। इसकी वजह से वहां मौजूद कई लोग कार की चपेट में आ गए। इससे पहले वो मर्सिडीज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ी नजर आई। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर अचानक सामने खड़ी एक दूसरी कार से टकरा गई। हालांकि टक्कर के बाद मर्सिडीज रुक गई, लेकिन तभी उसमें मौजूद बुजुर्ग महिला ने एक्सेलरेटर को दोबारा दबा दिया। इसके बाद तो कार पूरी तरह बेकाबू हो गई और दरवाजा तोड़ते हुए सीधा इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गई। मर्सिडीज की टक्कर से इमरजेंसी वार्ड का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। गाड़ी को अंदर आते देख वहां हड़कंप मच गया और लोग जान बचाकर भागने लगे, जबकि कुछ लोग कार की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। लखनऊ के बहुजन प्रेरणा केंद्र में मायावती की नई मूर्तियां लगाई गई। लखनऊ के बहुजन प्रेरणा केंद्र में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की 3 नई मूर्तियां लगाई गईं। इससे पहले वहां मायावती की सिर्फ एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। ये मूर्ति उनके सत्ता में रहने के दौरान लगाई गई थी। मुंबई पुलिस ने साइबर हमले से बचने के लिए अलर्ट जारी किया और लोगों को ऑनलाइन फिल्म दिखाने की फर्जी वेबसाइटों से बचने की सलाह दी। पिछले दिनों मुंबई पुलिस के हाथ ये सुराग लगा था कि कुछ लोग ऐसी फर्जी वेबसाइटें बनाते हैं जिससे वो लोगों को लालच देकर उनके साथ ठगी कर सकें। दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्रालय में भी स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राजनाथ के मुताबिक रक्षा मंत्रालय आने वाले सालों में घरेलू उद्योगों को रक्षा क्षेत्र में कई ऑर्डर देगा। अगले 5 से लेकर 7 वर्षों में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लगभग 4-4 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए जाएंगे। खबर है कि रविंद्र जाडेजा निजी वजहों से चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो 21 अगस्त को दुबई की फ्लाइट पकड़ने से पहले चेन्नई पहुंच जाएंगे। ये कैंप 15 अगस्त से 6 दिनों तक चलेगा। कानपुर में भारी बारिश की वजह से एक 4 मंजिला मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर मां और बेटी की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी थी और कल हुई कई घंटों की बारिश को झेल नहीं पाई। गनीमत रही कि मकान में रहने वाले ज्यादातर लोग उसके गिरने से पहले ही भागकर बाहर निकल आए, लेकिन 4थी मंजिल पर रहने वाली एक मां और बेटी मलबे में दब गए। मकान गिरने की खबर पाकर वहां पहुंचे राहत बचाव दल ने पूरी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसमें सेना तक के जवान शामिल थे, लेकिन वहां की गलियां संकरी होने की वजह से राहत बचाव के काम में काफी दिक्कतें हुई। आखिरकार सुबह मलबे से मां और बेटी के शव बरामद हुए। तो बारिश की वजह से ये 4 मंजिला मकान गिरा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह मां और बेटी के शव बरामद हुए। दरअसल ये 4 मंजिला मकान था और बताया गया कि कई घंटों की बारिश ये मकान झेल नहीं पाया। जो बिल्डिंग में बाकी लोग थे वो तो समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन मां और बेटी जो कि 4थी मंजिल में रहते थे वो बाहर नहीं निकल करके आए। और आप देखिए, इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली में कांग्रेस ने नगर निगम के कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन देने सचिवालय पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। दिल्ली नगर निगम में काम करने वालों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शनकारी हाथों में कटोरा लिए नजर आए और सचिवालय के अंदर जाने से रोकने पर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता संकट के समय काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग करते नजर आए। इन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दीजिए, इनके साथ न्याय कीजिए। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान सचिवालय जाने वाले एक शख्स से कुछ कार्यकर्ता उलझते भी दिखे, लेकिन इससे पहले कि यह मामला तूल पकड़ता, पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को बिगड़ने से बचा लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में नेशनल हाईवे 7 पर 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दोनों ट्रकों ने आग पकड़ ली। इस आग में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की जलने से मौत हुई। वहीं दोनों ट्रकों में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
3 से 4 लोग घायल हैं जो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और 2 लोग अलग अलग ट्रकों में टक्कर लगने से जलकर मौत हो गई है। फिलहाल रोड क्लियर कराया जा रहा है और बॉडी हटाई जा रही है यहाँ से। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल 2 ड्राइवर की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। 2 ट्रक थे जिनकी आमने सामने से टक्कर हुई और बताया गया कि रफ्तार काफ़ी ज़्यादा रही होगी जिस वजह से आमने सामने टक्कर होती है और हादसा इतना भीषण था कि टक्कर होने के बाद ही तुरंत दोनों ट्रकों ने आग पकड़ ली और इस बीच दोनों ट्रक के ड्राइवर्स की जलकर मौत हो गई। जो ट्रक में बाकी लोग सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई लेकिन वो भी घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ट्रकों में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों लोग ट्रक के ड्राइवर थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने के बाद सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। एक दिन पहले भड़की आग तेज हवाओं की वजह से बेहद तेजी से फैल गई और जंगल के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। हर तरफ से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। हरे भरे पेड़ लपटों में घिरे नजर आए। जंगल के जल रहे हिस्सों से उठते धुएं से पूरा आसमान ढक गया। हालात ऐसे हो गए कि काले धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। हालांकि वहां दमकल की टीमें पूरी ताकत झोंकती नजर आईं। आग बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई जो जंगल के जल रहे हिस्सों पर आसमान से पानी की बौछार करते दिखे। इस आग से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन एहतियात बरतते हुए सरकार ने जंगल के आसपास के रिहायशी इलाकों को तुरंत खाली करा लिया। वायुसेना प्रमुख ने राजस्थान में एक एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास एक एयरबेस का दौरा किया और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरी। शिवसेना सांसद संजय राउत के उस बयान पर हंगामा मच गया जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार को शांत रहने के लिए कहा था। मैंने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। इस बयान के बाद बीजेपी ने शिवसेना पर सुशांत के परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? लखनऊ में बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद यूपी में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है जिसके लिए 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। संविधान के अंतर्गत जो भी हमारा निर्वहन होगा उसका पूरा अच्छी तरह से जो कोरोना संकट के बावजूद बेंगलुरु में हॉकी कैंप के लिए तैयारियां तेज हो गईं। 19 अगस्त से वहां भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगी। इससे पहले हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत समेत 6 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया था और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। इस मामले के बाद से कैंप के आयोजन पर सस्पेंस बन गया था। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। केवल 8 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई जिसकी वजह से जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया और ऐसे ही एक अंडरपास से गुजर रही बस पानी के बीच फंस गई। पानी बस की खिड़कियों तक पहुंचने वाला था और बस में सवार लोगों की जान पर आफत आ गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ था जिसके बीच से लोग धीरे धीरे अपना सामान हाथ में पकड़कर निकलते रहे। बाद में खुदाई करने वाली एक मशीन से खींचकर बस को बाहर निकाला गया, लेकिन इसी अंडरपास के नीचे कुछ घंटे बाद एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज और उसके परिवार के लोग भी थे जिन्हें अस्पताल पहुंचना था। काफी देर फंसे रहने के बाद एम्बुलेंस को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ घंटे और बीतने के साथ पानी का स्तर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि ट्रैफिक निकल पाए। अंडरपास से निकलने की कोशिश में एक कार भी पानी में घंटों तक फंसी रही। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पकड़े गए बदमाश हाईवे पर कार में लोगों को लिफ्ट देकर हथियार के बल पर लूटपाट किया करते थे। इनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस, एक लूट की कार और पैसे बरामद हुए हैं। वहीं इनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एटीएस गोल चक्कर के पास थानाध्यक्ष बीटा 2 और उनकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी एक जस्ट गाड़ी सफ़ेद कलर की उधर से आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाते हुए लिंक रोड पे लेके आ गया। आगे वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ था जिससे गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बदमाश निकल के पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया जिस पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ है।
2 लूट के मोबाइल बरामद हुए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास यूपी के मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्हें हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बात की जानकारी लगते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन कर उनका हाल जाना और उन्हें फौरन इलाज के लिए एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया। इस एम्बुलेंस में उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी गई। कुछ दिन पहले ही अयोध्या में हुए राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में नृत्य गोपाल दास और पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अमेरिका ने दावा किया कि पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के एक जहाज को ईरान ने समंदर में अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिखा कि समंदर के बीच में ही उस जहाज के पास एक हेलीकॉप्टर पहुंचा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से कुछ लोग उस जहाज पर उतरे। ईरान से जारी तनाव के बीच अमेरिका ने दावा किया कि उस पर तेल लदा हुआ था और यह घटना ओमान की खाड़ी के पास की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा लड़का भीड़ को देखकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। कुछ लोग उस पर थप्पड़ बरसाते दिखे तो एक आदमी डंडे से उसे पीटता हुआ नजर आया। गुस्साए लोगों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए और पीटते पीटते उसे एक मकान के अंदर ले गए। मकान के अंदर पहुंचने के बाद भी किसी के हाथ नहीं रुके। इस हंगामे को देखने के लिए कई लोग भी वहां जुट गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के समय 2 लोग एक बाइक पर आते दिखे। जब पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, लेकिन एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। बिना नंबर के गाड़ी से चल रहा था, रोकने के लिए कहा गया तो नहीं रुका और तेजी से निकल गया। उसका पीछा किया गया। भागने की नियत से उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ है और दूसरे व्यक्ति फरार होने में सफल हो गए। उसके लिए टीम लगाई गई है। घायल व्यक्ति की शिनाख्त इजराइल के नाम से हुआ है, जो कि 25,000 का इनामी भी है। अफ्रीका के 7वें सबसे बड़े देश माली में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले राजधानी बमाको में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने विरोध पर उतारू लोगों के ऊपर पानी की बौछार की और जब वो इससे भी नहीं माने तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी रातों रात बमाको के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जमा हो गए और सरकार पर जिहादी हिंसा से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा पर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम होने का आरोप लगाया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। असल में माली में मार्च में हुए चुनाव के बाद से ही प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। बीते जून और जुलाई महीने में प्रदर्शनकारी कई बार इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विरोध जताने के लिए जमा हुए, जहां हुई हिंसा में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इंग्लैंड में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज को आइसोलेशन में भेजा गया। इंग्लैंड में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज को कोरोना नियम तोड़ने पर आइसोलेशन में भेज दिया गया। हाफिज ने एक बुजुर्ग महिला के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद उन पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। मामले के तूल पकड़ने पर उन्हें टीम से अलग कर दिया गया। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए इस बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि बदमाश पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ लिया। साथ ही इन आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद करने का दावा किया। 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। 14 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नवंबर में अपने तय वक्त पर ही होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह दावा किया। हालांकि कांग्रेस ने कोरोना के खतरे की वजह से सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने पिंजड़े से 2 दुर्लभ किस्म के पक्षी बरामद किए। हालांकि इनकी तस्करी के 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आशंका है कि इन पक्षियों को बांग्लादेश ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इन खास किस्म के पक्षियों की कीमत करीब 15 लाख रुपए है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और जानकारी दी कि मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती। साथ ही उसने देश से बाहर परीक्षा सेंटर बनाने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सऊदी अरब और यूएई समेत दूसरे खाड़ी देशों में रह रहे छात्रों के लिए नीट परीक्षा ऑनलाइन करवाने की मांग की गई थी। क्रिकेटर करुण नायर कोरोना से ठीक हो गए, यानी अब वो यूएई में होने वाले आईपीएल में हिस्सा ले पाएंगे। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब के इस खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस पर उन्हें 2 हफ्तों के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ा था। लॉकडाउन की तारीखें बदलने पर बंगाल में बवाल छिड़ गया। ममता सरकार ने 28 और 29 अगस्त को लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया। 28 अगस्त को टीएमसी छात्र परिषद का स्थापना दिवस है और 29 को मुहर्रम है। तिथि इसलिए परिवर्तन किया, 29 तारीख मुहर्रम है। जबकि टीएमसी ने सफाई दी कि इन तारीखों से लॉकडाउन बैंकों के कहने पर हटाया गया। बैंकिंग सेक्टर से एक रिक्वेस्ट आया, गवर्नमेंट वो कंसीडर किया। इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं है। गुजरात के बनासकांठा में सड़क पर दूध से भरा टैंकर पलटने के बाद दूध को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया, जिसके बाद लोग टैंकर से गिर रहे दूध को लूटने के लिए टूट पड़े। कोई बर्तन, कोई डिब्बों तो कोई बोतल में दूध भरने लगा। देखते ही देखते टैंकर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच जिसको जो मिला उसने उसी में दूध भर लिया। दूध की इस लूट में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। इसके बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और बड़ी मुश्किल से भीड़ को टैंकर से दूर हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकम टैक्स से जुड़ा एक नया चार्टर लागू करने की घोषणा की। इसे टैक्स पेयर्स चार्टर का नाम दिया गया। इसकी घोषणा बजट में हुई थी। इस चार्टर के तहत टैक्स भरने वालों के अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां और इनकम टैक्स विभाग की जिम्मेदारियां तय हों। सबसे बड़ा बदलाव यह कि अगर टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी मिलती भी है तो उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा और जब तक टैक्स की चोरी साबित नहीं होती तब तक व्यक्ति को ईमानदार टैक्स पेयर माना जाएगा। इस तरह का चार्टर अब तक दुनिया में केवल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही लागू। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील के सिस्टम को भी लागू कर दिया, जिसका मतलब यह है कि न तो आयकर अधिकारी को यह पता चलेगा कि वो किसके रिटर्न की जांच कर रहे हैं और न ही टैक्स भरने वाले को यह पता चलेगा कि कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से करीब 5 महीने से बंद जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने यात्रा शुरू करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत 30 सितंबर तक हर दिन ज्यादा से ज्यादा 5000 तीर्थ यात्रियों को जाने दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। यात्रा में शामिल सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। कुछ समय तक यात्रा रात में बंद रहेगी। इसके अलावा माता भवन में भक्तों के ठहरने पर रोक लगाई गई है। यही नहीं, सुबह होने वाली आरती में भक्त शामिल नहीं होंगे। एसओपी सरकार ने जारी की है, जहाँ जो भी उनके नॉर्म्स हैं उनको हम लोकल लोग भी फॉलो करेंगे और जहाँ जो टूरिस्ट आएंगे वो भी फॉलो करेंगे। जब तक यात्रा नहीं खुलेगी तो हमारा कोई भी रोजगार खुलने वाला नहीं है और ये खुलने के बाद ये सारी चीज़ें स्मूथ होंगी और कारोबार पटरी पे आएगा और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वक्त लगभग 4 से 4.5 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं वो घरों में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। तो हमारा फर्ज ये भी बनता है इस वक्त सरकार का कि किस तरीके से उनको भी रोजगार मिले ताकि सब कुछ चीजें चलती रहें। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना से बचाने वाले बस स्टॉप बनाए गए। कोरोना को काबू में करने में दक्षिण कोरिया काफी हद तक कामयाब रहा है और ये बस स्टॉप भी उनकी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। ये बस स्टॉप कई तरह के सेंसर और तापमान मापने वाले कैमरों से लैस है। ये कैमरे वहां आने वाले हर यात्री का तापमान मापते हैं, जिसके ठीक पाए जाने के बाद ही बस स्टॉप का दरवाजा खुलता है। यही नहीं, इसकी छत में खास तरह की लाइटें लगी हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। इन किरणों से कोरोना वायरस के खत्म हो जाने का दावा किया गया। 내부 공기 중에 부유하는 세균이나 바이러스를 सामने आए वीडियो में कुछ लोग ऐसे ही एक बस स्टॉप में अपनी बस का इंतजार करते दिखे। सोल में ऐसे कई बस स्टॉप बनाए गए हैं जिन्हें कोरोना से लड़ाई में काफी कारगर बताया गया। गाजीपुर में महिलाओं ने शराब की दुकान का विरोध किया। यूपी के गाजीपुर में शराब की दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहां जैम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के वैशाली में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच बाढ़ पीड़ितों ने उनके सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद उन्होंने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश की वजह से खरमेर नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा।
जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। 16 लोग नक्सली जो है सरेंडर हुए, जिसमें 3 इनामी नक्सली हैं। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक स्कूल में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर वक्त रहते काबू पा लिया। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में शर्तों के साथ सिनेमाघर खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से करीब 4 महीने से बंद सिनेमाघरों को मेक्सिको सिटी में पूरे एहतियात के साथ दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद कई महीनों से घरों में कैद लोगों ने मनोरंजन के लिए वहां पहुंचना शुरू कर दिया। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी सिनेमाघर काफी सख्ती बरतते दिखाई दिए। हॉल में घुसने से पहले वहां तैनात एक कर्मचारी लोगों के शरीर का तापमान जांचता और सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाता नजर आया, जबकि कुछ कर्मचारी सिनेमा घरों में लगी मशीनों और खिड़की दरवाजों को साफ करते दिखे। इतना ही नहीं, हॉल के अंदर भी एक आदमी सीटों पर केमिकल छिड़कता दिखाई दिया, लेकिन पूरे एहतियात के बावजूद सिनेमा घरों में आमतौर पर रहने वाली रौनक बिल्कुल नहीं दिखी और इक्का दुक्का लोग ही वहां नजर आए। हरियाणा के नारनौल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया, जिसमें वहां काम करने वाले कई कर्मचारी घायल हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई बदमाश रात के वक्त पेट्रोल पंप के ऑफिस पर ताबड़तोड़ लाठी चलाते दिखे। हमले में शामिल कुछ बदमाश पहचान छिपाने के लिए मुंह को कपड़े से ढके नजर आए। काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद कुछ बदमाश दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए और वहां सो रहे कर्मचारी के साथ मारपीट करने लगे। इस बीच वो आदमी लगातार चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रो रो कर उनसे मारपीट नहीं करने की अपील करता रहा, लेकिन इसके बाद भी बदमाश उसे बुरी तरह पीटते रहे। इस बीच वहां काम करने वाला एक दूसरा कर्मचारी जान बचाकर भागता नजर आया, जिसका कुछ बदमाशों ने पीछा भी किया। 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान ने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले का प्लान तैयार किया, जिसके तहत पंजाब में हिंदू नेताओं पर हमला करने की तैयारी है, जिसका जिम्मा पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर बलजिंदर सिंह, तेजिंदरपाल सिंह और जगदीप सिंह को सौंपा गया। इसके अलावा 2 फरार गैंगस्टर हरविंदर सिंह और सुखमीत पाल सिंह को भी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेम के जरिए 2 लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आदमियों ने शिकायत दी थी कि ऑनलाइन गेम वेबसाइट में दांव लगाने के बाद उनसे धोखाधड़ी की गई, जिसमें उन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा रुपए गवा दिए। दोनों की शिकायत के आधार पर हैदराबाद पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन गेम की आड़ में चल रहे इस जुए के अड्डे का भंडाफोड़ कर दिया। जांच के समय पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद करीब 30 करोड़ रुपए को निकालने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, आरोपियों के 2 बैंक खातों से इस साल हुए करीब 1100 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। और इन सब कंपनीज में कुछ डायरेक्टर्स इंडियन हैं, कुछ डायरेक्टर्स चाइनीज हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक चाइनीज भी है। एंटायर टेक्निकल ऑपरेशन चाइना से इसका डायरेक्शन होता है। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसके तहत 1100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक महिला नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई, जिसे 2 लड़कों ने अपनी जान पर खेल कर बचाया। महिला को तेज बहाव के बीच फंसा देख 2 लड़के उसके पास पहुंचे और रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन अचानक पानी बढ़ने से वो तेज बहाव के बीच फंस गई। हालांकि उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन तेज लहरों को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, जिसके बाद 2 लड़कों ने बहादुरी दिखाई और हाथों में रस्सी लेकर उस महिला तक पहुंच गए। महिला तक पहुंचने के बाद लड़के उसे रस्सी के सहारे नदी के किनारे लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उन्हें भी संतुलन बनाने में कई मुश्किलें आईं। कई बार तो वो खुद भी फिसलते दिखे, लेकिन आखिरकार किसी तरह वो खुद को और उस महिला को सुरक्षित किनारे तक लाने में कामयाब हो गए। पीएम मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी लंबे वक्त तक इस पद पर रहने वाले देश के 4थे पीएम बन गए।
इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी पीछे छोड़ दिया और सबसे लंबे वक्त तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनरई विजयन इडुक्की पहुंचे और जमीन हादसे वाली जगह का दौरा किया। इडुक्की जिले में पिछले हफ्ते जमीन खिसकने से हुए हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के गुवाहाटी में 15 अगस्त समारोह की तैयारियां तेज कर दी गईं। राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए तैनात पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल में सुविधाएं पहले से बेहतर होने का दावा किया। मुझे एक ही बात की खुशी है कि मैंने सबों से बात की है, सभी मान रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत सुधरी है। इसका मुझे संतोष है। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए आज हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर से पूछताछ करेगी। एनआईए ने प्रोफेसर पीके विजयन को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर से आज एनआईए की पूछताछ होगी। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने पूछताछ के लिए हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर को बुलाया है। आज पीके विजयन से पूछताछ होगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए देश के कई राज्यों में लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का गुजरात के अहमदाबाद में पर्दाफाश हुआ। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने देश भर में 25 लाख लोगों को मोबाइल फोन के जरिए फर्जी मैसेज भेजे और सिर्फ अहमदाबाद में ही 200 लोगों को अपने झांसे में लेते हुए उनके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा लिए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट ऐप के लिए केवाईसी यानी अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते थे। इसके लिए वो लोगों को एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर भेजते थे जिसमें एक लिंक होता था, जिसे खोलते ही लोगों के मोबाइल फोन हैक कर लिए जाते थे और फिर उनके अकाउंट की पूरी जानकारी लेकर सारे पैसे निकाल लिए जाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 58 लाख रुपए भी बरामद किए। वो कहता था कि आपका पेटीएम जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने वाला है और आपको केवाईसी पूरा करने की ज़रूरत है और उसमें गलत हेल्पलाइन नंबर वो भेजता था। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट दिया गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक तेज रफ्तार कार एक मकान में घुस गई, जिससे मकान की दीवार टूट गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के हरदा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियों में बाढ़ आ गई। इलाके के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। रास्तों पर पानी भर जाने से कई गाँव का संपर्क शहरों से टूट गया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने झुग्गी में रहने वाले 26 बच्चों को गोद लिया और उनकी 12वीं तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। इस मौके पर पुलिस की तरफ से बच्चों में कॉपी किताब भी बांटे गए। बिहार के मधुबनी में एक ही परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया गया कि शाम के वक्त तालाब में नहाने के समय यह हादसा हुआ। मुंबई नासिक हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में आग लग गई। बाद में वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद में कांग्रेस से जुड़े छात्र